दिल्ली में 10 नवंबर को बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कितने ही लोग जख्मी हो गए, आसपास की जगहों को भी नुकसान पहुंचा। जिनके घर के लोग गए और जो जख्मी हुए उनके लिए और उनके परिवार के लिए इस हादसे को भूलना आसान नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे दूर से देखा उनके लिए भी ये एक सदमा था। ऐसा मंजर देखकर उसे भुलाना आसान नहीं होता। पूरी दिल्ली, पूरा देश इस हादसे से सहम गया। लेकिन इसमें एक बात जो निकल कर आई वो सबसे हैरान करने वाली है। कार के असली मालिक का कोई अता पता नहीं। मतलब बम ब्लास्ट में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार किसकी है किसी को नहीं पता। जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर है उसे अरेस्ट किया गया तो पता चला कि उसने वो कार बेच दी थी। उससे पहले वो कार कई लोगों को बेची जा चुकी थी, यानी उस कार के कई मालिक रह चुके हैं। आज के समय में कार सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि हर घर की जरूरत बन चुकी है। लेकिन हर कोई नई कार खरीद पाने की स्थिति में नहीं होता, इसलिए सेकंड हैंड कार का बाजार तेजी से बढ़ा है। कम कीमत में अच्छी दिखने वाली गाड़ी मिल जाए तो लगता है कि सौदा बढ़िया हो गया, पर असली कहानी अक्सर उस चमकती बॉडी के पीछे छिपी होती है। कई बार वही कार जो देखने में बिल्कुल सही लगती है कुछ महीनों बाद अपनी असलियत दिखाने लगती है। कहीं इंजन की बड़ी खराबी निकल आती है तो कहीं कागजात में गड़बड़ी, और कभी कभी तो मामला इतना सीरियस होता है कि कार किसी क्राइम या धोखाधड़ी से जुड़ी पाई जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। यहाँ लोगों ने भरोसे में आकर सेकंड हैंड कार खरीदी और बाद में उन्हें पुलिस या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। सेकंड हैंड कारों का बाजार जितना अट्रैक्टिव दिखता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ हर कार की एक कहानी होती है। कोई टैक्सी के रूप में चली होती है, कोई दुर्घटना में शामिल रही होती है और कोई कई हाथों से होकर गुजर चुकी होती है। लेकिन जब कागजात अधूरे हों या ट्रांसफर ठीक से ना किया गया हो तो कानूनी जिम्मेदारी अब भी पुराने मालिक के नाम रहती है। कई लोगों को ये छोटी सी बात नहीं पता होती कि अगर कार उनके नाम पर दर्ज है और उससे कोई क्राइम या एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदार वही माने जाते हैं। इसलिए सिर्फ कार की हालत देखना काफी नहीं होता, उसके दस्तावेज और ट्रांसफर की प्रोसेस को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड हैंड कार खरीदना आसान हो गया है, लेकिन इस सुविधा के साथ जोखिम भी बढ़ गया है। इंटरनेट पर हर दिन हजारों गाड़ियां लिस्टेड होती हैं। कुछ सच्ची डील होती हैं तो कुछ पूरी तरह फर्जी। कभी कभी फोटो असली नहीं होती, कभी कागजात किसी और गाड़ी के होते हैं और कई बार डीलर कहलाने वाले लोग असल में बिचौलिए या ठग निकलते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही नहीं होता बल्कि मानसिक और कानूनी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। करीब 4-5 साल पहले मैंने अपनी मर्सिडीज बेची थी। जब मैंने उसे एक डीलर को बेचा तो उसने मुझसे बिना एनओसी लिए ही कार किसी और को बेच दी। क्योंकि कार पर लोन था तो बैंक से भी जरूरी चीजें खुद ही ले ली। मुझे ना बैंक का फोन आया और ना ही डीलर ने मुझसे बात की, जबकि कोई भी बैंक इस तरह किसी थर्ड पार्टी को एनओसी नहीं देता और खुद के लिए एनओसी लेने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन डीलर खुद ही बैंक के साथ सेटिंग करके ये सब कर लेते हैं, जिसको हम इंडिया में जुगाड़ कहते हैं। कई बार डीलर अक्सर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी चीजें करते हैं। उनको डील जल्दी फाइनल करनी होती है, इसलिए वो किसी के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहते। उनको पता होता है कि अगर कार गलत हाथों में पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उस कार का मालिक कौन है इसका पता लगाने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर वो कार सही तरीके से बेची या खरीदी गई होती तो ऐसा नहीं होता। कई बार मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनमें क्लाइंट खरीदने के लिए फाइनल की गई कार की वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं,
इससे बाद का रिस्क तो कम होता ही है, साथ ही ये भी पता चलता है कि जिस कार को वो खरीदने जा रहे हैं वो कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं हुई। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कार को सही ढंग से ना बेचने और खरीदने के क्या रिस्क हैं। मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिनको अपनाकर आप सेकंड हैंड कार खरीदने या बेचने से पहले जरूरी चीजें कर पाएंगे ताकि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हमें सड़क पर कोई चमकदार कार दिखती है और मन में तुरंत ख्याल आता है, काश इतनी अच्छी कार मुझे सस्ते में मिल जाए। आज के समय में सेकंड हैंड कार मार्केट ने उस ख्वाहिश को लगभग सच कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और लोकल डीलर्स के पास हर बजट की कार उपलब्ध है। कई बार वही मॉडल जो नई कार में लाखों का पड़ता है सेकंड हैंड में आधे दाम में मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर सस्ती कार जेन्युइन डील होती है? कहीं वो किसी बड़े ट्रैप की शुरुआत तो नहीं। अक्सर लोग ये सोचकर सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं कि चलो थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन पैसे बच जाएंगे, जबकि असली खर्च तो कई बार बाद में सामने आता है जब इंजन बार बार खराब होने लगता है, सर्विस रिकॉर्ड गायब निकलते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पता चलता है कि कार पर कोई लोन पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में खरीदार को न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि वो लीगल ट्रबल में भी फंस सकता है। भारत में हर साल हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं। यहाँ लोगों ने किसी भरोसेमंद दिखने वाले डीलर या ऑनलाइन ऐड देखकर कार खरीदी और बाद में पता चला कि कार की आरसी किसी और के नाम पर थी या उसमें फेक पेपर्स लगे हुए थे। कई बार तो वही गाड़ी किसी पुराने एक्सीडेंट या क्रिमिनल केस में शामिल निकलती है। तब खरीदार को यह साबित करने में महीनों लग जाते हैं कि उसने कार ईमानदारी से खरीदी थी। असल में सेकंड हैंड बाजार में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे सिर्फ गाड़ी की बाहरी हालत देखकर फैसला ले लेते हैं। चमकदार बॉडी पेंट, नए टायर और क्लीन इंटीरियर देखकर लगता है कि कार एकदम परफेक्ट है, लेकिन असल में जो बातें मायने रखती हैं जैसे इंजन की कंडीशन, ओडोमीटर की सच्चाई और सर्विस हिस्ट्री, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहीं से शुरू होते हैं हिडन रिस्क। एक और बड़ा खतरा होता है अधूरा ओनरशिप ट्रांसफर। अगर आपने कार खरीदी और आरटीओ में नाम बदलने की प्रोसेस पूरी नहीं की तो कानूनी तौर पर वे अब भी पुराने मालिक की ही मानी जाएगी। ऐसे में अगर उस कार से कोई एक्सीडेंट या अपराध होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराने मालिक पर आ जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग बेचने के बाद भी सालों तक परेशान रहते हैं क्योंकि बायर ने ट्रांसफर की प्रोसेस पूरी नहीं की। सस्ती कार खरीदना गलत नहीं है, लेकिन बिना जांचे खरीदना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा कोशिश करें कि डील ट्रांसपेरेंट हो, डॉक्यूमेंट्स असली हो और हर भुगतान बैंक रिकॉर्ड में दर्ज हो। याद रखें, चीप डील का असली मतलब तब बनता है जब वो सेफ डील भी हो, क्योंकि एक झूठा वादा, एक फर्जी कागज या एक गलत व्यक्ति से की गई डील आपकी मेहनत की कमाई को मिनटों में मिटा सकती है। तो अगली बार जब आपको कोई सस्ती कार दिखे तो सिर्फ दाम मत देखें, उसकी स्टोरी, रिकॉर्ड्स और ऑथेंटिसिटी भी जांचें, क्योंकि हर सस्ती कार सुनहरा मौका नहीं होती। कुछ कारें ऐसे हिडन रिस्क लेकर आती हैं जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। समझदारी यही है कि खरीदने से पहले सोचें, जांचें और भरोसा तभी करें जब सब कुछ क्लियर हो, वरना सस्ती कार बन सकती है आपकी सबसे महंगी गलती। जब आप किसी सेकंड हैंड कार को देखते हैं तो पहली नजर में वो सिर्फ एक मशीन लगती है, 4 पहिए, एक इंजन और एक चमकदार बॉडी। लेकिन सच कहें तो हर गाड़ी की अपनी एक स्टोरी होती है। कोई कार पहले किसी परिवार की यादों का हिस्सा रही होती है, कोई किसी टैक्सी सर्विस का हिस्सा बनकर हजारों किलोमीटर चली होती है, तो कोई किसी एक्सीडेंट या इंश्योरेंस क्लेम के बाद फिर से मार्केट में आई होती है।
बाहर से भले ही कार बिल्कुल नहीं लगे, लेकिन उसके हिस्ट्री रिकॉर्ड में कई ऐसे पन्ने छिपे होते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं। कई बार लोग ऐसी कार खरीद लेते हैं जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद इंजन से आवाज आने लगती है या सस्पेंशन जवाब दे देता है। असल में ये सब उस कार के पुराने इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर गाड़ी पहले कमर्शियल यूज रही है, जैसे टैक्सी या ड्राइविंग स्कूल में, तो उसका वियर एंड टियर ज्यादा होता है, लेकिन डीलर इसे अक्सर छिपा देते हैं और कहते हैं कि सिंगल ओनर कार है। बायर भरोसा कर लेता है और यही भरोसा बाद में नुकसान में बदल जाता है। कुछ कारें ऐसी भी होती हैं जिनके एक्सीडेंट के बाद रिपेयरिंग बड़ी ही चालाकी से करवा दी जाती है। बॉडी शॉप में कार को पेंट और पॉलिश से इतना चमकाया जाता है कि वो नई जैसी दिखने लगी, पर जब आप उसे कुछ महीने चलाते हैं तो अलाइनमेंट, ब्रेकिंग या एयरबैग सेंसर जैसी दिक्कतें सामने आने लगती हैं। तब पता चलता है कि कार पहले एक बड़े हादसे में शामिल थी। अगर शुरुआत में ही उसकी सर्विस हिस्ट्री या इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड चेक किया होता तो सच्चाई सामने आ सकती थी। कभी कभी तो एक ही गाड़ी कई बार खरीदी बेची जाती है। हर बार नया मालिक, नया एग्रीमेंट, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट्स अधूरे ही रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि कार के नाम पर लोन ड्यूज, पेंडिंग चालान्स या लीगल डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। कई मामलों में जब पुलिस किसी जांच में गाड़ी को ट्रेस करती है तो असली परेशानी उस व्यक्ति को होती है जिसके नाम पर अभी भी आरसी ट्रांसफर नहीं हुआ होता। इसलिए कहा जाता है कि हर कार का एक पास्ट होता है और आपको इसे अपना फ्यूचर बनाने से पहले इसके बारे में सब जान लेना चाहिए। आज के समय में सरकार ने ऐसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराए हैं, जैसे परिवहन, एम परिवहन या कार इन्फो, जिनसे किसी भी कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिटनेस, वैलिडिटी और ओनरशिप हिस्ट्री पता की जा सकती है। बस नंबर डालो और कुछ सेकंड में सारा डेटा सामने आ जाता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर बायर ये कदम उठाते ही नहीं। वे सिर्फ दाम देखते हैं या डीलर के भरोसे पर सौदा कर लेते हैं। हर कार का एक अतीत होता है और अगर आप उस अतीत को नहीं जानते तो उसका भविष्य आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए जब भी सेकंड हैंड कार खरीदने जाएं तो सोचें, ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं है, ये किसी की पुरानी कहानी है जिसे अब आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि आप उस कहानी की सच्चाई जानते हैं या नहीं, और अगर नहीं जानते तो हो सकता है वे कहानी कभी आपके लिए नाइटमेयर बन जाए। जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार बेचता है तो उसे लगता है कि अब जिम्मेदारी खत्म हो गई, पेमेंट मिल गई, कार डिलीवर हो गई, डील खत्म हो गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत में हर साल हजारों लोग इस गलतफहमी में फंसते हैं कि कार बेच देने के बाद उनका उससे कोई लेना देना नहीं, जबकि कानूनी तौर पर जब तक कार का नाम आरटीओ रिकॉर्ड में बदल नहीं जाता, वो गाड़ी अभी भी पुराने मालिक की जिम्मेदारी मानी जाती है। सोचो, आपने कार बेच दी, पैसे ले लिए और बायर ने कहा कि वो ट्रांसफर बाद में करवा देगा। आप भी निश्चिंत होकर आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट, हिट एंड रन का केस या ट्रैफिक वायलेशन होता है। पुलिस जब उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकालती है तो नाम आपका निकलता है। फिर चाहे आप कितने भी सबूत दें कि कार बेच दी थी, शुरुआती जिम्मेदारी और पूछताछ आपसे ही की जाएगी। आरटीओ के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफर तभी पूरा माना जाता है जब दोनों फॉर्म 29 मतलब नोटिस ऑफ ट्रांसफर और फॉर्म 30 यानी एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप संबंधित आरटीओ में जमा कराए जाएं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक लीगल प्रोटेक्शन है। इससे ये साबित होता है कि अब गाड़ी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के पास चली गई है। अगर ये प्रोसेस अधूरा रह जाए तो इंश्योरेंस क्लेम, ट्रैफिक चालान और कोर्ट नोटिस सब पुराने मालिक के पते पर ही पहुंचते हैं। कई बार लोग भरोसे में आकर गाड़ी किसी जान पहचान वाले को
बेच देते हैं, कहते हैं भाई ही तो है, ट्रांसफर की क्या जरूरत। लेकिन यही भरोसा आगे चलकर लीगल हेडेक बन जाता है, क्योंकि कानून रिश्तों से नहीं रिकॉर्ड से चलता है। ऐसे बहुत से केस हैं, यहाँ पुराने मालिकों को सालों बाद कोर्ट से नोटिस मिला सिर्फ इसलिए कि नए मालिक ने गाड़ी किसी तीसरे को बेच दी और रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। इसी तरह लोन क्लोजर भी एक जरूरी स्टेप है। अगर कार किसी बैंक फाइनेंस पर थी और आपने उसे पूरी तरह चुका कर बेच दिया तो मेक श्योर करें कि बैंक से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ में जमा हो, वरना सिस्टम में कार अब भी गिरवी रखी हुई दिखेगी और फ्यूचर में लोन या बीमा के टाइम दिक्कतें आएंगी। आज के डिजिटल दौर में ये सब बहुत आसान हो गया है। बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन ये मेक श्योर कर देता है कि कल को कोई और आपकी गाड़ी से जुड़ी गलती के लिए आपको दोषी ना ठहराए। कार बेचना आसान है, लेकिन उसे कानूनी रूप से अपने नाम से हटाना और भी जरूरी है, वरना हो सकता है कि आपकी पुरानी गाड़ी किसी और की सवारी बनकर सड़कों पर घूम रही हो और उसके हर चालान, जुर्म या क्रिमिनल रिकॉर्ड पर आपका नाम लिखा हो। कई फर्जी डीलर और ठग अब असली कंपनियों और कस्टमर्स के बीच की दूरी का फायदा उठाने लगे हैं। वे फेक प्रोफाइल बनाकर ऐसी कारें दिखाते हैं जो असल में या तो पहले ही बिक चुकी होती हैं या कभी मौजूद ही नहीं होती। फोटो अक्सर किसी दूसरे शहर की असली कार की होती है, जिसे इंटरनेट से उठाकर लिस्टिंग में डाल दिया जाता है और फिर शुरू होता है झांसे का खेल। कार बहुत बढ़िया हालत में है, एकदम अर्जेंट सेल है, बस थोड़े एडवांस में बुकिंग करा लीजिए। कई लोग ऐसी मीठी बातों और कम दाम के लालच में एडवांस पेमेंट कर देते हैं और फिर वो डीलर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कई बार असली धोखा तब होता है जब कार दिखाने के लिए किसी सुनसान जगह पर बुलाया जाता है। वहां पर या तो कार होती ही नहीं या होती है तो पेपर्स पूरी तरह गलत होते हैं। कई मामलों में लोगों से टेस्ट ड्राइव के बहाने कार ही छीन ली गई या नकली कागजों के साथ सौदा कराकर फ्रॉड ट्रांसफर करवा लिया गया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ऐसे ऑनलाइन कार फ्रॉड केसेस तेजी से बढ़े हैं। एक और बड़ा खतरा आता है फॉल्स डॉक्यूमेंट से। डीलर आपको आरसी की फोटोकॉपी दिखा देगा, इंश्योरेंस पेपर पर सही नाम होगा, लेकिन असल में आरसी नंबर किसी दूसरी कार का होता है। खरीदार को यह तब पता चलता है जब वो आरटीओ में वेरिफिकेशन कराता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ठग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वे फेक डिलीवरी रिसिप्ट्स और टेम्परेरी प्लेट्स तक बना देते हैं ताकि डील असली लगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी इस समस्या को पहचाना है, इसलिए अब कई जगह वेरीफाइड सेलर बैच, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस की सुविधा देते हैं। लेकिन फिर भी सावधान रहना जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि डीलर से मिलने जाएं, फिजिकल इंस्पेक्शन खुद करें और पेमेंट सिर्फ बैंक के जरिए करें। किसी भी बहुत अच्छी ऑफर पर तुरंत भरोसा ना करें, क्योंकि अक्सर बहुत ज्यादा अच्छी दिखने वाली डील्स ही सबसे खतरनाक होती है। समझदारी इसी में है कि भरोसा करने से पहले वेरीफाई करें। कभी कभी कार खरीदना सिर्फ जरूरत नहीं, एक इमोशन भी होता है। लोगों के लिए वो सिर्फ चार पहिए नहीं बल्कि सपना सच होने जैसा मूवमेंट होता है। ऐसे में अगर कोई डीलर या सेलर थोड़ी चतुराई से लिमिटेड टाइम ऑफर या बहुत खास डील जैसी बातें कह दे तो ज्यादातर बायर भावनाओं में बहकर डिसीजन ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सेकंड हैंड कार का सौदा दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय से कार खरीदने का सोच रहा होता है और अचानक उसे कोई अच्छी दिखने वाली गाड़ी सस्ते में मिल जाती है तो वो बिना ज्यादा वेरिफिकेशन किए पैसे दे देता है। उसे लगता है कि अगर उसने ज्यादा टाइम लगाया तो उसे कोई और खरीद ले जाएगा। ये वही इमोशनल ट्रैप है जिसे ठग बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि खरीदार को बस थोड़ा सा भरोसा और जल्दबाजी दिखानी है ताकि वो वेरिफिकेशन छोड़कर तुरंत
सौदा कर ले। सेकंड हैंड कार खरीदते समय सबसे पहले खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि आप कोई लग्जरी इमोशन नहीं बल्कि एक मैकेनिकल एसेट खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रायोरिटी कार की कंडीशन, डॉक्यूमेंट्स और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसका लुक या ब्रांड नेम। अगर आपको कोई गाड़ी बहुत पसंद आ भी जाए तो खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या मैंने इसका इंजन चेक किया है? क्या इसके पुराने सर्विस रिकॉर्ड सही हैं? क्या इसका लोन क्लियरेंस हुआ है? और क्या इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हिस्ट्री क्लियर है? जब तक इन सवालों के जवाब हाँ में ना हो तब तक किसी भी डील को फाइनल ना करें। इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस भी एक खतरा है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें कारों की अच्छी समझ है, इसलिए उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। वे प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं समझते, जबकि कई बार अनुभवी लोग भी छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज नहीं पकड़ पाते, जैसे इंजन नंबर मिसमैच, ओडोमीटर टेम्परिंग या दोबारा पेंट किया हुआ एक्सीडेंट वाला हिस्सा। इसलिए चाहे आप कितने भी समझदार हों, कार खरीदते समय एक चेकलिस्ट माइंडसेट रखना जरूरी है। भावनाएं तब सबसे खतरनाक बनती है जब वे भरोसे में बदल जाते हैं। जैसे डीलर बहुत अच्छा इंसान लगा, उसने कहा कि सब ठीक है तो जरूर ठीक होगा। याद रखें, धोखा देने वाले भी हमेशा अच्छे ही लगते हैं, इसलिए हर डील को वेरीफाई जरूर करें। अच्छी डील वही है जो कागज और कानून दोनों की नजर में साफ सुथरी हो। न जल्दी करें न दबाव में आए। सोच समझकर हर डॉक्यूमेंट पढ़ें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें और तभी आगे बढ़ें, क्योंकि अगर सौदा भावनाओं से किया गया तो वे टेम्परेरी खुशी दे सकता है, लेकिन अगर समझदारी से किया गया तो वही सौदा आपको लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड देगा। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लाइन कार चलाने के लिए जितनी सही है, कार खरीदने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर समझदारी से सेकंड हैंड कार खरीदी जाए तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन साबित हो सकता है, लेकिन अगर बिना जांच के की गई जल्दबाजी या भरोसे पर किया गया ट्रांसफर हो तो यही डील आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। कार सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट ट्रेल से जुड़ी एक लीगल एसेट है। इसका मतलब है कि इसका हर कागज, आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इनवॉइस, सर्विस रिकॉर्ड, लोन एनओसी और ओनरशिप ट्रांसफर फॉर्म आपकी सेफ्टी शील्ड हैं। इनमें से किसी एक भी कागज में गलती हुई तो आगे चलकर ये लायबिलिटी बन सकता है। कई बार खरीदार को आरसी पर नाम ठीक दिखता है, लेकिन असली आरटीओ रिकॉर्ड में वो किसी और के नाम पर होता है। इसका पता तब चलता है जब पुलिस या आरटीओ का वेरिफिकेशन कॉल आता है। इसलिए कार खरीदने से पहले हमेशा आरटीओ की वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जाकर आरसी नंबर से ऑथेंटिसिटी चेक करें। इसी तरह चेसिस नंबर और इंजन नंबर को मैच करना बेहद जरूरी है। ये नंबर आरसी, इंजन और चेसिस तीनों जगह एक जैसे होने चाहिए। अगर इनमें जरा भी फर्क है तो समझ लो कि कुछ छिपाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी कभी एक्सीडेंट वाली कारों को रिपेयर करके बेचा जाता है और उनका नंबर बदल दिया जाता है। ऐसे में मैकेनिक इंस्पेक्शन या किसी ट्रस्टेड वर्कशॉप वेरिफिकेशन से असली हालात सामने आ जाती है। एक और सावधानी ये रखनी चाहिए कि कार की इंश्योरेंस क्लेम हिस्ट्री जरूर देखें। अगर कार पहले किसी बड़े एक्सीडेंट में शामिल रही हो तो ये चीज इंश्योरेंस रिकॉर्ड में दिखेगी। कई ऑनलाइन पोर्टल अब कार हिस्ट्री रिपोर्ट या VIN चेक फैसिलिटी देते हैं। ये कुछ 100 रुपए में मिल जाती है, लेकिन आपको लाखों की सुरक्षा दे सकती है। पैसे देने से पहले पेमेंट प्रूफ और ओनरशिप ट्रांसफर फॉर्म 29 और 30 सही तरीके से भरवाएं। कैश या UPI ट्रांसफर करने की बजाय बैंक NEFT या RTGS करें ताकि ट्रांजैक्शन का
लीगल रिकॉर्ड रहे। ये भविष्य में किसी डिस्प्यूट की स्थिति में आपके पक्ष में सबूत बनता है। और हाँ, साइबर क्राइम एंगल को नजरअंदाज ना करें। अगर डील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई है तो बातचीत, चैट, स्क्रीनशॉट्स और डीलर की प्रोफाइल डिटेल्स का बैकअप रखें। कई बार पुलिस इन्हीं सबूतों के आधार पर फ्रॉडस्टर तक पहुंचती है। अगर सेकंड हैंड कार को खरीदने में आपसे धोखा हो गया है तो सबसे पहली बात याद रखें, चुप रहना इसका सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग शर्म, डर या झंझट से बचने के लिए चुप रह जाते हैं, लेकिन यही गलती ठगों को और ताकत देती है। अगर आपने पैसा दिया और गाड़ी नहीं मिली या नकली कागज दिए गए तो यह सिर्फ एक बैड डील नहीं बल्कि क्रिमिनल फ्रॉड है, जिसके खिलाफ कानून आपका पूरा साथ देता है। सबसे पहले घटना के तुरंत बाद अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। शिकायत में पूरी डिटेल दें, कार का मॉडल, नंबर, सेलर का नाम या मोबाइल नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल और कोई भी चैट हिस्ट्री या एडवर्टाइजमेंट स्क्रीनशॉट, ये सब एविडेंस के रूप में काम आते हैं। एफआईआर दर्ज ना होने पर आप सीधे डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल या EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर धोखाधड़ी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे OLX, कार24 या फेसबुक मार्केट प्लेस पर हुई है तो उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर ग्रीवेंसेस सेल में भी शिकायत करें। ये प्लेटफॉर्म IP एड्रेस और सेलर ID ट्रेस करने में पुलिस की मदद करते हैं। इसके अलावा cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर आप डिजिटल धोखाधड़ी की ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वहां ट्रांजैक्शन प्रूफ और कम्युनिकेशन स्क्रीनशॉट्स अपलोड करना ना भूलें। कई बार लोग कार खरीदने के बाद पाते हैं कि RC या इंश्योरेंस नकली है। ऐसे मामलों में RTO में जाकर रिटन कंप्लेंट और RC वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करवाएं। RTO ऑफिसर पुराने रिकॉर्ड देखकर असली मालिक तक पहुंच सकते हैं। अगर कार किसी क्राइम में इस्तेमाल हुई है तो आपकी रिपोर्ट पुलिस जांच को आसान बनाती है और आपको लीगल प्रोटेक्शन भी देती है। अगर आपने पैसे बैंक ट्रांसफर से दिए थे तो तुरंत अपने बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट में रिटर्न में सूचना दे। बैंक ट्रांजैक्शन पर स्टॉप रिक्वेस्ट या ट्रेस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ताकि पैसा अगर दूसरे अकाउंट में गया हो तो आगे ट्रांसफर ना हो। ये कदम जल्दी उठाना बेहद जरूरी है क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स अक्सर मिनटों में पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए जैसे कार की सर्विस समय पर जरूरी है, वैसे ही गलत डील पर कानूनी एक्शन भी उतना ही जरूरी है। ठग चाहे कितने भी चालाकी कर लें, कानून की पकड़ उनसे तेज है। बस आपको पहला कदम उठाना है। दिल्ली में जो हुआ वो भुलाने वाली बात नहीं है। इससे हमें ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि कार को बेचते और खरीदते वक्त बेहद सावधान रहना है। छोटी सी लापरवाही हमें बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। डिटेक्टिव गुरु की पूरी टीम दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की कड़ी निंदा करती है। ऐसे हादसे किसी भी शहर और देश के लिए बेहद भयानक होते हैं। जिनको इस हादसे में जान माल का नुकसान उठाना पड़ा, उनके परिवारों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु